आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का हल निकालने के लिए सीख रहे थे, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का हल निकालने के लिए सीख रहे थे, यानी कि दो चर वाला दो गो समीकरण देगा आपको, उससे उसका x और y का हल निकालना। हल निकालने का हम लोग पिछले दो क्लास में बहुत सा नियम पढ़े, बहुत सा का 5 गो तो होबे करता है। 5 नियम है, जिसमें से कौन कौन सा नियम है? पहला तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि आपका पहला क्लास में बताया गया। उसके बाद है आपका प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद है लुप्तीकरण विधि। ये तीनों एक क्लास में हम लोग क्या किए थे? कवर कर लिए थे। उसके बाद फिर कल के क्लास यानी पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं? वज्र गुणन विधि। क्या पढ़े हैं? वज्र गुणन विधि। उस वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला कैसे निकलता है ये भी बता दिया गया है, ठीक है। वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है? x बटे, बोलो, नहीं याद क्या? तो हम लोगों को दो गो समीकरण दिया रहेगा, उसका हल निकालना है। तो वज्र गुणन कल सीख लिए थे और आज क्या सीखेंगे? अनुपात निर्णय विधि। क्या सीखेंगे? अनुपात निर्णय विधि। बहुत ज़्यादा आसान है। क्या है? अनुपात निर्णय विधि। ये कोई और विधि नहीं है, पढ़ाया गया लुप्तीकरण विधि है। अनुपात निर्णय विधि कौन सा विधि का रूप है? पढ़ाए गए लुप्तीकरण का रूप है, ठीक है। लुप्तीकरण का ये रूप है। लुप्तीकरण मतलब कि इसमें कुछ न कुछ लुप्त कर दिया जाएगा। लुप्तीकरण विधि में हम लोग क्या चीज़ लुप्त कर रहे थे? चाहे चर x को लुप्त कर रहे थे, चाहे चर y को लुप्त कर रहे थे, है ना। तो आज हम लोग इसमें कुछ लुप्त करेंगे। कौन सा पढ़ रहे हैं? अनुपात निर्णय विधि, ठीक है। जैसे कि हम बताए थे लुप्तीकरण, ये क्या है? लुप्तीकरण का ही एक रूप है। अनुपात निर्णय विधि लुप्तीकरण विधि का एक रूप है, ठीक है। ये क्या है? लुप्तीकरण विधि का एक रूप है। अनुपात निर्णय विधि यानी कि ऐसा लग रहा है कि इस विधि में कहीं ना कहीं अनुपात से निर्णय काम होगा, यानी कि अनुपात का बात जरूर आएगा, ठीक है। क्या चीज़ का बात आएगा? अनुपात का बात जरूर आएगा। ये लुप्तीकरण विधि का ही एक रूप है, यानी कि इसमें कुछ न कुछ जरूर विलुप्त होगा। आपको दो समीकरण दिया रहेगा, कैसा? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एक समीकरण ये हो गया। ये कैसा समीकरण है? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। एक समीकरण आपका होगा dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। ऐसा दो समीकरण हमको दिया रहेगा और बोलेगा कि इसको अनुपात निर्णय विधि से क्या कीजिए? बनाइए। किस विधि से बनाना है? अनुपात निर्णय विधि से बना करके दिखाना है। तो हम इससे पहले हम क्या कर लेते हैं? एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन से बता के दिखाते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। लाओ किताब लाओ। जैसे कि क्वेश्चन हो गया आपका, देखिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 3x प्लस 5y बराबर 7, 5x प्लस 12y बराबर 14। ऐसा हम लोग क्वेश्चन देखें, दिया रहेगा आपको, दो समीकरण दिया रहेगा, तो आपको बोल सकता है कि इसको तुलनात्मक विधि से बनाइए, आपको बोल सकता है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, बोल सकता है क्या बोलते हैं जी, लुप्तीकरण विधि से बनाइए, ठीक है। तो ये तीन को तो हम बता दिए पहले, वज्र गुणन कल बताए हैं, और फिर क्या आज है अनुपात निर्णय विधि, ठीक है। तो अनुपात निर्णय विधि में क्या होता है? अचर पद को, कौन से टर्म को? जो अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब वेरिएबल नहीं, वेरिएबल तो चर को कहते हैं। तो जो अचर पद है, तो बताइए ये अचर पद है, ये अचर पद है कि ये अचर पद है? 7, इस समीकरण में 7 आपका कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। अचर है ना जी, 7 है सिर्फ, इसमें चर वगैरह नहीं लगा हुआ। ये भी क्या है आपका? ये चर है, ये चर है, लेकिन ये क्या है? अचर पद है।
तो जैसे कि हम कहें कि अनुपात निर्णय विधि लुप्तीकरण विधि का ही एक रूप है। इसमें हम लोग क्या चीज लुप्त करते हैं, इसमें हम लोग अचर पद को लुप्त करते हैं। किसको लुप्त करते हैं, अचर पद को विलुप्त करते हैं। किसको करते हैं, अचर पद को विलुप्त करते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है विलुप्त करने के लिए दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। विलुप्त करने के लिए दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम में क्या बनाए ये कौन बताता है, एलसीएम बताएगा। तो 7 और 14 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि दोनों को क्या बनाना है, 14 बनाना है। इस समीकरण के अचर पद को भी 14 बनाना है, जबकि इस समीकरण के अचर पद को भी 14 बनाना है। गौर कीजिए कि इस समीकरण का अचर पद तो 14 बना हुआ है, अब इसको क्यों बनाना, इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए इसमें क्या गुना करना पड़ेगा, जब अपने मन से 2 इधर गुना किए हैं तो इसमें भी पूरा पूरी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 7 दूनी 14, 5x प्लस 12y बराबर क्या हो गया, 14। अब आप गौर कीजिए कि ये वाला पूरा 6x प्लस 10y 14 के बराबर है। अब 5x प्लस 12y भी 14 के बराबर है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, क्या कर रहे हैं, तुलना करने पर, तुलना कैसे कर दे रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि 6x प्लस 10y ये भी 14 के बराबर है और ये भी 14 के बराबर है, यानी कि 6x प्लस 10y 5x प्लस 12y के भी बराबर है। हो गया, इतना करना है। इतना करने के बाद फिर आप देखिए, एक चर को एक तरफ कर देते हैं, 6x माइनस 5x बराबर 12y माइनस 10y। 6x में से 5x जाएगा तो x बराबर क्या हो गया, 2y। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है अनुपात निर्णय विधि, यानी अनुपात का तो अभी यहाँ पर कोई बात आया नहीं है, अनुपात का भी कोई बात आया है, लेकिन देखिए अनुपात में इसको तब्दील करते हैं, y को इधर लेते आइए। तो x अनुपात y बराबर क्या निकला, 2:1। क्या ये x का परफेक्ट मान है, क्या ये y का परफेक्ट मान है, तो नहीं। चूंकि ये अनुपात में है तो अनुपात तो परफेक्ट नहीं होता है। अनुपात को परफेक्ट बनाने के लिए क्या बोलते हैं कि अनुपात में x रखने पर यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा, 1 गुने x यानी कि x हो जाएगा। आपको x का ये मान पता चल गया, x बोल रहे हैं जी, इसको कुछ अलग रख दीजिए नाम, चूंकि x तो इस्तेमाल किया हुआ है तो यहाँ बोल देंगे k रखने पर, p रखने पर, n रखने पर, j रखने पर, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ बोल दिए कि k रखने पर, अनुपात में k रखने पर, तो ये क्या हो गया, 2k हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये 1 गुने k बराबर क्या हो जाएगा, k हो गया। यानी कि x बराबर 2k और y बराबर क्या पता चला आपको, k। x बराबर 2k और y बराबर k। देखिए दोनों सेम चर में बदल गया, ये भी k में, ये भी k में। इसको अगर समीकरण में रखा जाए तो समीकरण कैसा चर में बदल जाएगा, एक चर वाले में बदल जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखने पर। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर। रखिए, अब आपका अपना समीकरण ये हो गया, इसमें भी रखिएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें रखिएगा तो इसको 2 से गुना कीजिए, है ना, इससे बढ़िया रहेगा, आप इसमें रख दीजिए। अब गौर कीजिए, 6 का 6, x के जगह पे आपने मान निकाल के लाया 2 और k यानी कि 2k, प्लस 10 का 10, y के जगह पे मान निकाल के लाए हैं k बराबर 14। 6 दूनी 12k प्लस 10k बराबर 14, 12 और 10 22k बराबर 14, तो k बराबर 14/22 यानी कि 2 सते 14 और 2 11 22, यानी कि k का मान आपको पता चला 7/11। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि x तो हमारा 2k था, इसका मतलब 2 गुने 7/11 था, यानी कि x जो था 7 दूनी 14 और बटे 11 था। y तो मेरा k था, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा आपका 7/11। आपका y का ही मान पता चल गया और x का भी मान पता चल गया। किस विधि से, अनुपात निर्णय। देखिए यहाँ पे हम किसका निर्णय लिए,
अनुपात करने का निर्णय लिए, अनुपात में इसको बदल दिए, उसके बाद बोले अनुपात में के पी या कोई अलग टर्म को शामिल करने पर, नींद आ रहा, शामिल करने पर क्या हो जाएगा, इसको कोई एक चर में रख दिए, एक समीकरण में रख दिए, समीकरण क्या किया, के का मान दे दिया, के के मान को रख दिए, एक्स का ही मान और वाई का मान भी पता चल गया। यही आपका अनुपात निर्णय विधि है। अनुपात निर्णय विधि और कोई दूसरा विधि नहीं है, ये क्या है, आपका लुप्तीकरण विधि का ही एक रूप है। ठीक है, इस विधि में हम लोग अचर पद को विलुप्त करते हैं, अचर पद को काटने का कोशिश करते हैं। हटाने के कोशिश में जाहिर सी बात है, हम बता चुके हैं बार बार, जिसको हटाना चाह रहे हैं उसको आप बराबर करना चाहिएगा। तो इसको आप क्या कीजिएगा, ये अचर पद को हटाना चाह रहे हैं तो ये 7 है, ये 14 है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो बराबर बनाने के लिए दोनों क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। तो पता चला कि 7 दूनी 14 बनाना है। एलसीएम करने से क्या फ़ायदा हो जाता है कि क्या बनाना है ये पता चल जाता है। पता चला कि दोनों को 14 बनाना है, 14 बनाना है, ये तो 14 बना हुआ है, इसको बनाते हैं तो इसमें 2 गुना किए, समीकरण के इधर अपने मन से 2 गुना किए हैं तो इधर भी अपने मन से 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बताया गया है ना, पहले बता चुके। ठीक है, 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y, 7 दूनी 14, 5x प्लस 12y बराबर क्या हो गया, 14। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर देखें कि 6x प्लस 10y बराबर 14, 5x प्लस 12y बराबर भी 14। तो समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर क्या पता चला कि ये दोनों बराबर है। उसके बाद यहाँ पर हम जो नाम दिख रहा है अनुपात निर्णय विधि, इस विधि को तो हम यहाँ पर अपनाएं, अनुपात में करने का निर्णय लिए, अनुपात निर्णय विधि हो गया। उसके बाद जैसे ही पता चला तो क्या x बराबर 2 ये मेरा परफेक्ट मान है x का, y बराबर 1 भी मेरा परफेक्ट मान नहीं है। इस वजह से हम क्या बोलें कि अनुपात के जगह पर k रखने पर तो x बराबर क्या हो गया 2k और y बराबर क्या हो गया k। ठीक है, x बराबर 2k, y बराबर k। आप इसको x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, किसी भी एक समीकरण में रख दिए। हम समीकरण 1 में रख दिए तो 6x प्लस 10y बराबर 14। ऐसा करने से हमको k का मान पता चला, ऐसा करने से x और y का मान पता चल गया। इस हिसाब से आप अनुपात निर्णय विधि के द्वारा किसी क्वेश्चन का क्या किए, x और y का हल निकाल लिए, है कि नहीं। तो यही हम लोग का क्या है, अनुपात निर्णय विधि द्वारा समीकरण का हल निकालने के लिए सीख गए हम लोग। तो सब नियम सीख गए, 5 नियम। आपका लुप्तीकरण विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि, 5 नियम था। 5 नियम को क्या किए, सीख लिए। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ठीक है, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात अब और जानना है, बताते हैं। अब देखो, इससे हट के कुछ सवाल ये भी किया जाता है कि आपको कोई 2 समीकरण दे देगा। क्या दे देगा, 2 समीकरण आपको दे देगा। जैसे कि अभी दिए थे 2 समीकरण दे देगा और आपसे ये नहीं कहेगा कि आप उसका x निकालिए और y का मान निकालिए, उसका हल निकालने के लिए नहीं कहेगा। वो आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि इसका कितना हल होगा, इसका एक हल होगा या कि हल नहीं होगा या फिर बहुत सारा हल होगा, आपको ऐसा सवाल करता है। ठीक है, तो ये अनुपात निर्णय विधि से बिल्कुल हट के है, ये उसका नियम नहीं है, अनुपात निर्णय विधि का नहीं है। अनुपात निर्णय विधि जो बता दिए बस उतना ही था। अनुपात निर्णय विधि है क्या है, किसका रूप है, लुप्तीकरण विधि का रूप है। बाकी लुप्तीकरण में आप चर को विलुप्त करते हैं, जबकि यहाँ आप अचर पद को विलुप्त करते हैं और उसके बाद लास्ट में अनुपात निर्णय करके क्या कर देते हैं, उसके मान को समीकरण में रख देते हैं। अनुपात निर्णय विधि के द्वारा x y का मान निकल गया। पर आपको अब यहाँ पर 2 गो समीकरण देगा, उस समीकरण देने के बाद पूछेगा कि इसका कितना हल होगा। कितना विचित्र बात है, जबकि हम लोग पहले ही क्लास में 2 चर वाले रैखिक समीकरण का पढ़ लिए हैं कि कोई रैखिक समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। अगर एक समीकरण दिया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, अगर एक समीकरण दिया है तो उसका अनगिनत हल होता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना हल होता है, अनगिनत हल होता है। पर अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का 2 समीकरण दे तो उसका कितना हल होता है, उसका x का भी एगो हल और y का भी एगो हल होता है। तब फिर हमको ऐसा क्यों कह रहा है कि 2 समीकरण दे देगा, पूछेगा कि एगो हल है, तब तो हम आसानी से बता देंगे कि x का एगो y का, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है,
कुछ समीकरण जो 2 को देगा, ये दोनों आपका जो समीकरण देगा वो ऐसा परफेक्ट नहीं है कि सेम है क्वेश्चन का, आपको गलत भी देगा, बोलेगा ये इसका मान निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, आपसे पूछेगा। ठीक है, क्या करेगा? पूछेगा। जैसे कि हमको 2 समीकरण देगा, आपको देख लीजिए, हमको ऐसे दे देता है ax प्लस by। अभी तो थ्योरी है तो इसी टाइप से बताना पड़ेगा आपको धीरे धीरे, बाकी एग्जाम्पल बतावेंगे तो फिर आपको बताया जाएगा। dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। ठीक है, और हम लोग वज्र गुणन विधि से जान चुके हैं x बराबर क्या होता है, x बराबर आपका होता है bf माइनस सी बटे ae माइनस bd, और y बराबर भी जान चुके हैं cd माइनस af बटे ae माइनस bd। ये चीज़ हम लोग जाने है कि नहीं? और कह दिया अगर AE, अब आप में इसमें क्या करना है, शर्त। ये क्या है, कितने हल होंगे इसका शर्त निकालने के लिए सीख रहे हैं, कितना हल होगा इसका शर्त। शर्त के मतलब कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर ऐसे होगा तब, अगर ऐसे होगा तब, अगर ऐसे होगा तब ना शर्त लगाते हैं, वही शर्त। यानी कि यहाँ पर आपका अलग अलग बात आएगा। अगर सोचो AE माइनस BD बराबर 0, AE माइनस BD अगर 0 हो जाता, तो फिर क्या हो जाता? अनंत हो जाता। ये भी क्या हो जाता? अनंत हो जाता। इसलिए हम कहेंगे कि x का मान अगर निकालना है एगो और y का भी मान निकालना है अगर एगो, अगर निकालना है एकागो, तो दोनों का क्या होना चाहिए, AE माइनस BD बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यही ना कहिएगा। अब क्या कहिएगा कि अगर AE माइनस BD बराबर अगर 0 हो जाता है तब तो फिर x का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी आंसर आता है। y का ये चूंकि यहाँ भी AE माइनस BD है तो यहाँ पर भी y का मान नहीं निकलेगा, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। आखिर हमको आंसर निकालना है, तो आप क्या कहिएगा कि अगर आपको x का एक आंसर निकालना है और y का भी एक आंसर निकालना है तब AE माइनस BD बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, AE माइनस BD बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से आप ऐसे भी कह सकते हैं AE बराबर नॉट BD, है ना, इसको उधर ले चल गया। इस हिसाब से तो आप ये भी कह सकते हैं, D को इधर लाइए, A बटे D बराबर नॉट B बटे E। अगर ऐसा होता है कि AE माइनस BD बराबर नॉट 0, अगर AE माइनस BD 0 के बराबर नहीं है तो आप फिक्स मानिए कि x का और y का एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। खत्म, है ना। जैसे कि हम कल भी वज्र गुणन में पढ़ाए थे, अगर नीचे 0 ना होता तो कितना x का एगो मान निकला था, y का मान निकला था। अगर 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, बातें खत्म। पता नहीं चले कि x का कितना मान है, y का मान कितना है ना। तो आप क्या कहिएगा कि अगर AE माइनस BD बराबर 0 नहीं होता है, इसका मतलब AE बराबर नॉट BD होता है, इसका मतलब A और D का अनुपात बराबर नहीं होता है B और E के अनुपात के, तब क्या बोलिएगा, x का और y का एक हल होता है। कितना हल होता है? एक हल होता है। और कह दीजिएगा आप कि समीकरण का भी कितना हल होता है, समीकरण के युग्म का एक हल होता है। x का एगो हल, y का एगो हल, तो समीकरण के युग्म क्या हो जाएगा, एक हल हो गया। तो ये समझ में आया, A और D का अनुपात बराबर अगर नहीं होता है B और E के, तो क्या हो जाएगा, समीकरण के युग्म का एक। समझ में ना आ रही है क्या? देखिए इधर, इसका A बटे यहाँ पे कुछ दिया रहेगा,
संख्या, यहाँ पे कुछ संख्या दिया रहेगा, ये दोनों का अनुपात निकालिएगा। फिर यहाँ पर भी कोई संख्या दिया रहेगा, यहाँ पर भी कोई संख्या दिया रहेगा, इसका भी अनुपात निकालिएगा। अगर ये दोनों अनुपात बराबर नहीं होता है तो आप क्या कहिएगा कि समीकरण का एक हल होता है। अपने मन से कह रहे हैं, ऐसा ये कहवा रहा है हमको कि ए माइनस बी डी बराबर 0 नहीं होगा। 0 नहीं होता तो हमको ही पता है एक मान निकलेगा, वाई का भी एक मान निकल जागा। तो वही उसी हिसाब से तो लिखे तो ए माइनस बी डी बराबर नोट 0, तब एक्स का और वाई का एक हल होगा। इसलिए ए बराबर नोट बी डी, तो ए और डी का अनुपात बराबर नोट बी और ई का अनुपात, यानी कि इसका अनुपात निकालिएगा, इसका अनुपात निकालिएगा। अगर दोनों अनुपात बराबर नहीं दिखता है तो कहिएगा कि एक्स और वाई का केवल एक हल होगा, एकदम फिक्स है। ठीक है, समझ में आ रहा। अगला हम लोग देखते हैं कि अगर ए माइनस बी डी बराबर 0 हो जाए, शर्त है, शर्त में कुछ होते रहता है, तो हम बोलेंगे अगर ए माइनस बी डी बराबर 0 हो जाए तब इसका कितना हल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, मिटाते हैं इसको। हम क्या कह रहे हैं, अगर ए माइनस बी डी बराबर 0 हो जाए तब इसका कितना हल होगा। थोड़ा इसका क्या है, लंबा प्रोसेस है, निकालने का देखते हैं। ए माइनस बी डी बराबर 0 हो जाए, इस हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी डी। इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि ए डी को इधर लेते आते हैं, बी को इधर, क्या बोल दिए, ए डी को इधर लाएं तो डी हो गया ए बटे डी और बी बटे क्या हो गया ई। यानी कि ए और डी का अनुपात निकालिएगा और बी और ई का अनुपात निकालिएगा। ए और डी का अनुपात निकालें और बी और ई का अनुपात निकालें, दोनों का अगर सेम निकल जाए, सेम का मतलब दोनों सेम दिखेगा, तो हम मान लेते हैं कि कुछ होगा, सेम में कोई संख्या होगा, के होगा, पी होगा, कोई सेम, जैसे कोई सेम ना होगा, ये 5 होगा तो यही 5, तो कुछ मान लेते हैं कि वो इसके नाम कुछ होगा। ठीक है, तो हम क्या मान लिए कि ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर क्या हो गया, के। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ए बटे डी बराबर के, ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर के, तो नहीं कह सकते ये बराबर ये, आराम से। क्या हम कह सकते हैं बी बटे ई बराबर के। क्या ये भी कह सकते हैं कि ए बराबर के डी। क्या ये भी कह सकते हैं कि बी बराबर के ई। अब देखिए थोड़ा सा जब लग रहा है, यहाँ पे देखिए ए का मान पता चल रहा है के डी, बी का मान के ई। क्या बताना चाह रहा है ये हमको, ए तो ये है, बी भी ये है, ए के जगह पे के डी निकला, बी के जगह पे के ई निकला। चलिए रख करके देखते हैं। बराबर जो के किए वो क्या है, अचल पद। अब देखो यहाँ पे हमको ए बराबर के डी पता चल रहा है, बी बराबर के ई। क्या बताना चाह रहा है हमको, तो हम क्या करते हैं कि ए का मान पता चला, बी का मान पता चला। ए और बी कौन से समीकरण में दिख रहा है आपको, समीकरण 1 में दिख रहा है। चलिए समीकरण 1 में कुछ काम करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में ए और बी का मान रखने पर पहले तो हम ए माइनस बी डी बराबर किया, ऐसा करने से हमको कुछ ऐसा चीज़ मिला। उसको क्या करते हैं, ए बराबर के डी, बी बराबर के ई। अच्छा ये ए बी है तो इसको क्या कर दिया हम, उसमें जा करके ए और बी वाले समीकरण यानी कि समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 आपका क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण है आपका। ए बराबर क्या पता चला आपको, अभी ए बराबर पता चला कि के डी है, बी बराबर के डी और एक्स का एक्स प्लस बी बराबर क्या पता चला आपको, के ई है, वाई के जगह पे वाई, सी के जगह पे क्या पता चला, पूछो ना, सी बराबर क्या हो गया 0। एकरों में के तो क्या बोले, दे दे के दे दी, तो डी एक्स प्लस क्या हो गया ई वाई, क्या हो गया ई वाई प्लस सी बराबर 0। ई वाई प्लस सी बराबर 0। अच्छा डी एक्स प्लस ई वाई, के इंटू डी एक्स प्लस ई वाई प्लस सी बराबर क्या आ रहा है मेरा 0। बार बार देखे इसको क्या लग रहा है तुमको। पहले हम क्या किए, पहले शर्त था कि ए माइनस बी डी बराबर अगर 0 नहीं होता है तो केवल एक हल।
फिर शर्त आया कि अगर ए ई माइनस बी डी बराबर 0 हो जाए तब, फिर ऐसा सोचे ऐसा सोचे ऐसा सोचे कि ए बराबर के डी बी बराबर के ई। लाओ रख करके देखते हैं क्या आता है। रख करके देखें तो के इंटू डी एक्स प्लस ई वाई प्लस सी बराबर 0 आ रहा है ना। अच्छा डी एक्स प्लस ई वाई देखो तो कुछ कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है डी एक्स प्लस ई वाई, इससे कोई रिलेशन बनाते हैं। देखो तो हम ऐसा कह सकते हैं डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0, क्या सकते हैं, यही तो है ये। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं डी एक्स प्लस ई वाई बराबर माइनस एफ, यानी कि डी एक्स प्लस ई वाई का एक स्पेशल नाम आप माइनस एफ रख सकते हैं। तब क्या हो गया के इंटू, इधर देखो डी एक्स माइनस ई वाई का स्पेशल नाम क्या रख दिए एफ, अपने से रखे हैं डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0, तो एफ को उधर कर दिए तो क्या हो गया माइनस एफ। डी एक्स प्लस ई वाई का क्या नाम रख दिए माइनस एफ प्लस सी बराबर 0। तो आप क्या देखें सी बराबर क्या हो गया के एफ इधर माइनस में था उधर क्या हो गया उधर चल गया। अब यहाँ से एक और बात आपको पता चला कि सी बराबर के एफ, सी बराबर के एफ क्या बोल रहा है कि ए ई माइनस बी डी बराबर अगर 0 होता है तो इसका कितना हल होगा, इसका बहुत हल होगा। कितना हल होगा, बहुत हल होगा। पर कितना कितना तो बोलेंगे अनगिनत। कितना हल होगा, अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा, अनगिनत हल होगा। इसका बहुत हल होगा यानी कि अनगिनत हल हो गया। अगर ए माइनस बी डी बराबर 0 होता है तो क्या होगा, अनगिनत हल हो जाएगा। अब हम देखना चाह रहे हैं इसका कोई टर्म आता है कि नहीं। सी बराबर क्या हो गया के एफ, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब गौर कीजिए कि ए बराबर के डी, ए बराबर के डी, बी बराबर के ई, सी बराबर के एफ। अच्छा के बराबर लाते हैं, के को रोकते हैं, डी को इधर लेते आते हैं। के बराबर क्या हो गया ए बटे डी, के को रोकते हैं, ई को नीचे लाते हैं, क्या हो गया के बराबर बी बटे ई। के को रोकते हैं और एफ को नीचे लेते हैं तो क्या हो गया के बराबर, देखो ये भी के बराबर, इसका अनुपात भी के बराबर, इसका अनुपात भी के बराबर। इसका मतलब ऐसा ना लग रहा है कि ये सब बराबर है, ये इसका अनुपात क्या है बराबर। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ए डी बराबर बी बटे ई बराबर सी बटे एफ बराबर क्या होगा के। अगर ऐसा होता है, ये तो निकला ना है, पहले हम बता दिए हैं कि ए ई माइनस बी डी अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अनगिनत हल होगा। आपको अनुपात में देखना है, इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात हो जाता, तब क्या कहिएगा, इसका अनगिनत हल है। कितना हल है, अनगिनत हल। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं। मिटा दे इसको। अभी देखिए हम एक हल हो सकता है कोई 2 समीकरण का। अच्छा इसमें तो अब अगर हम ये कहें कि अगर ए ई माइनस बी डी बराबर 0, तो अभी शर्त हम ले लिए थे 0, और एक शर्त और लगा देते हैं कि सी बटे एफ बराबर नोट के। अच्छा इससे हल निकालो तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, बी डी क्या हो जाएगा, ए बटे डी बराबर बी बटे ई। इसका भी कुछ आंसर आएगा, इसका भी कुछ आंसर आएगा, कुछ होगा उसका नाम क्या धर देते हैं के। यानी कि ए बटे डी बराबर भी के और बी बटे ई बराबर भी के। इससे क्या पता चल रहा है, ए बटे डी बराबर भी के और बी बटे ई बराबर भी के। इससे पता चला हमको, जैसे ही बोले ई माइनस बी बराबर बी डी बराबर 0, तो ए बटे डी बराबर भी के हो सकता है, बी बटे ई बराबर भी के हो सकता है। अब एक और शर्त, पिछले बार में क्या हो गया था कि एफ बटे क्या बोलते हैं, सी बटे एफ बराबर भी क्या हो गया था, के ही के बराबर हो गया था। अब हम यहाँ पर रिलेशन मार देते हैं, बोल देते हैं कि सी बटे एफ बराबर नोट 0, तब क्या होगा, नोट के,
सी बटे एफ बराबर नॉट के, यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है, इसका जो आंसर आने वाला है वह सी बटे एफ का आंसर नहीं आएगा। तब क्या होगा, तब इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता, इसका मतलब क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। जब क्वेश्चन गलत, इसका मतलब इसलिए उसका कोई हल नहीं निकला है, कोई हल नहीं होगा। तो हमको क्या साबित करना है कि आप क्वेश्चन क्या दे दिए, गलत दे दिए। चलो इसी से बनाते हैं। तो ए बराबर आप क्या कहिएगा, डी के डी कहिएगा, बी बराबर क्या कहिएगा, के ई, और सी बराबर नोट क्या कहिएगा, ए एफ। सब के मान को आप कहाँ रखिएगा, समीकरण फर्स्ट में। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ए का, बी का, सी का पता आपको। चलिए देखिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए कितना है, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर सी प्लस सी है तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसको क्या कहेंगे, ए का नाम क्या है, के डी इंटू एक्स, बी के जगह पे क्या है, के ई इंटू वाई, सी के जगह पे क्या है, के एफ। क्या सी के जगह पे के एफ है, नहीं। अगर सी के जगह पे के एफ होता, सी बराबर के एफ, तो हम आसानी से लिख देते हैं कि इसका हिस्सा प्लस इसका आंसर क्या आने वाला, 0। पर सी बराबर के एफ नहीं है, सी बराबर के एफ तो लिख दिए हैं, इस वजह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब सब में के है, के को क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो क्या हो गया, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर नॉट 0। तो डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर नॉट 0। गौर कीजिए कि ये दूसरा समीकरण दूसरे समीकरण जैसा दिख रहा है ना, दूसरा समीकरण जैसा दिख रहा है, एकदम विरोध कर रहा है। ये बोल रहा है डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 होगा, आई कह रहा है डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 नहीं होगा। ये तो विरोध कर रहा है ये क्या कर रहा है, समीकरण 1, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 से ऐसा दिख रहा है आपको। असल में ये क्या आपका समीकरण 1 ही से आया है। तो समीकरण 1 जो है आपका समीकरण 2 का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो आप यहां पर से ऐसे कह सकते हैं, तो फिर यहां से आप क्या निकाल सकते हैं कि ए बटे डी बराबर के, बी बटे ई बराबर के, सी बटे एफ बराबर नोट के। तो आप ऐसा कह सकते हैं ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर नोट सी बटे एफ। अगर ऐसा होता है तो कितना हल होता है, कोई हल नहीं होता है। क्यों कोई हल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0, फिर यहाँ कह रहा है कि डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर नॉट 0। ये तो विरोध कर रहा है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है कि एक बार बोलेगा ऐसे एक बार बोलेगा ऐसे, ये तो गलत हो गया। इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल ना होने का क्या शर्त है, ये। यानी अब तक में हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर दो समीकरण आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर अगर 0 दिया हुआ है, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर अगर 0 दिया हुआ है, तो ए बटे डी का अनुपात और बी बटे ई का अनुपात अगर बराबर नहीं होता है तो कितना हल, हलों की संख्या कितना हो जाएगा, हलों की संख्या कितना हो जाएगा, एगो, केगो, एगो। ठीक है, ऐसे ऐसे बांट देते हैं, कुछ और बताना। अगर ऐसा हो जाए एक ए और डी का अनुपात बराबर बी और ई का भी अनुपात वही रहे और सी बटे ई का भी आंसर वही आ जाए, तो आप क्या कहिएगा, अनगिनत हल। क्या कहिएगा, अनगिनत हल। अनगिनत हल क्यों हो जाता है, क्योंकि रियल में समीकरण एक ही गो रहता है, दिखता दो गो पर रहता क्या गो है, एक ही गो। तो क्या हो जाएगा, अनगिनत हल। अगर आपका ए बटे डी इसका अनुपात बराबर बी बटे ई के अनुपात के बराबर होता है, बराबर नोट सी बटे एफ के बराबर, तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता, क्योंकि समीकरण क्या कर देता है, गलत कर देता है। क्या कुछ गलत है, बी बटे ई और सी बटे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो कोई हल नहीं होगा। अब ये समीकरण के यहाँ पे लिखा रहेगा समीकरण के युग्म का नाम, समीकरण के
युग्म का नाम। अब ऐसा समीकरण जिसमें ए गो हल होगा उस समीकरण को क्या कहिएगा? गौर कीजिए, x का भी ए गो हल निकलेगा और y का भी ए गो हल निकलेगा। ये समीकरण का जोड़ा दिया हुआ है कि नहीं, युग्म है कि नहीं? जोड़े को तो युग्म कहते हैं। तो इस युग्म को जो एक एक हल दे दे तो उस युग्म को क्या कहिएगा? क्योंकि आराम से x का भी मान निकाल के दे दिया, y का भी मान निकाल के दे दिया, तब आप इसको कहिएगा कि इस समीकरण युग्म का नाम है अविरोधी समीकरण। क्या नाम है? अविरोधी समीकरण। क्योंकि इसका जो समीकरण है, इसका जो युग्म है, एक दूसरे का विरोध नहीं करता है, तब ना एक और एक मान आराम से दे देता है। तो इस समीकरण के युग्म का क्या नाम है? अविरोधी समीकरण। अब गौर करो, अनगिनत हल क्यों दे रहा है? क्योंकि आपके पास एक ही समीकरण है, दिखता दो है पर है के गो? एक ही गो। तब आप कहिएगा कि शायद एक गो समीकरण और रहता तो क्या हो जाता, हम निकाल लेते हैं। तो उस युग्म को क्या कहिएगा? वो दूसरे पे आश्रित है, आसरा कर रहा है कि एक और समीकरण आप ला के दीजिए, तो इस युग्म को क्या कहिएगा? आश्रित समीकरण। क्या कहिएगा? आश्रित समीकरण। कोई हल नहीं है, तो इस युग्म को ऐसा क्यों बोल दिया कि कोई हल नहीं है? क्योंकि ये समीकरण का विरोध कर रहा था, तब आपका ये ग्राफ बना है। आप क्या कहिएगा कि इस समीकरण के युग्म का क्या नाम है? विरोधी समीकरण। ठीक है, आज के लिए इतना ही।